पाकिस्तान आर्मी ने भारत पर जो हमला किया है उसने पूरी दुनिया की जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को चेंज करके रख दिया है। जी हां, मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया की जो जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस हैं वो आज चेंज हुई हैं। पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है भारत को, उसने किस तरह दुनिया को हिलाया है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम इसकी टैक्टिकल ऑपरेशनल डिटेल्स को देखेंगे और एंड पे हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि इससे पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है और भारत को सबसे बड़ा नुकसान कहां हुआ है। S-400 वगैरह तो बाद की बातें हैं, कहां पर भारत को कारी जर्ब लगाई है पाकिस्तान ने और उसका ताल्लुक जियो स्ट्रेटेजी से है। आइए जानते हैं। तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वो कर दिखाया है जो मेरे ख्याल में वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकर्स सोच भी नहीं सकते थे। भारत पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा था, कभी ड्रोन्स भेजकर, कभी छोटे मिसाइल्स मारकर और छोटी मोटी दूसरी छेड़खानियां LOC के ऊपर। लेकिन कल रात जो भारत ने किया, भारत ने पाकिस्तान की जो एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिस तरह एयरफोर्स ने एक्सपोज किया भारत को, क्या जबरदस्त तरीके से पाक एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह हमने राफेल तैयारों को इंगेज किया और पूरी भारत की एयरफोर्स को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ऑडियो सुनाई, उन्होंने वो पॉइंट्स बताए, वो लोकेशंस बताई एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ जहां पर इनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने बताया कि किस तरह हमने इनके पूरे सिस्टम्स को चोक कर दिया था और आप इस वीडियो में देखें जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में आप दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिफरेंट लेवल्स पर अटैक करते हो, जिसमें जैमिंग होती है, हैकिंग होती है और उनके रेडार सिस्टम्स को जैम करना वो PAF ने किया है भारत के साथ, जो हमने आपको एक दिन पहले बताया था और उसकी कंफर्मेशन की PAF के चीफ ने। तो उसका गुस्सा था भारत को। भारत ने क्या किया, भारत ने सोचा कि हम इसका बदला ऐसे लेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को उड़ाकर रख देंगे। नूर खान एयरबेस पर अटैक किया गया, शोरकोट एयरबेस पर भी अटैक करने की कोशिश की जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा PF मुरीद बेस, इसके अलावा हमने देखा था रहीम यार खान और जैकबाबाद की जो एयर बेसिस हैं वहां भी धुआं उठने की इतलात थी। तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया था कि अब भारत पाकिस्तान में घुसकर मिसाइल मारना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान के लिए इनेविटेबल हो गया था कि ऑपरेशनल लेवल पर एक सुपीरियोरिटी हासिल करे, डेटरेंस को रीस्टैब्लिश करे और भारत के ये जो एक्शंस हैं उनको न्यू नॉर्मल बनने से रोके। सुबह 5 बजे का वक्त था और पाकिस्तान में शदीद अफरा तफरी की कैफियत थी और उस दौरान हमने देखा पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन बनियान मरसूस। ये कुरान पाक की आयत का एक हिस्सा है जिसका मतलब है सीसा पलाई दीवार। इसको पर्सोनिफाई किया गया पाकिस्तान के दिफा के साथ। ये एक मल्टी डोमेन फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस था जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव हो गई, पाक आर्मी और हमारे दूसरे कन्वेंशनल वेपन्स जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल थे। जी हां, पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को एयरफोर्स के जरिए इंगेज करना शुरू कर दिया बल्कि अपना फतह मिसाइल जिसका तजर्बा थोड़े दिन पहले किया था उसको भी एक्टिव कर दिया, जिसके हवाले से भारत के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने खुद कहा। उनकी लाइन जरा चेक करें, वो कहते हैं दीज आर एग्रेसिव एक्शंस एम्प्लॉइंग मल्टीपल थ्रेट वेक्टर्स, यानी मल्टीपल लेवल पर एक कार्रवाई शुरू की जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। और वो भारत जो पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के साथ पंगे ले रहा था उसको चेकमेट किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी एयरफोर्स को एक्टिव किया, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, बल्कि भारत में ड्रोन्स के जरिए कंफ्यूजन क्रिएट की जो भारत पाकिस्तान के अंदर कर रहा था पिछले 2 दिनों से। ये खुद भारत माना है कि उनके मल्टीपल सिटीज के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन्स पहुंच गए थे जिन्होंने वहां पर एक हैवॉक क्रिएट कर दिया। दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, राजस्थान, और भारत ने यह तस्लीम किया कि हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने उड़ी के अंदर उनका एक फील्ड सप्लाई डिपो तबाह कर दिया। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल डिपो को तबाह कर दिया गया। ये वही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल था जिसको भारत ने इस्तेमाल किया था पाकिस्तान की डिफरेंट एयर बेसिस पर हमला करने के लिए। ये क्रूज मिसाइल है जो बहुत ही खतरनाक है और ये इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है कि इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्रूज मिसाइल की ज्यादातर जो ट्रेजेक्ट्री है वो बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में फ्लैट होती है, तो
तो इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको मल्टीपल लोकेशंस पर इंटरसेप्ट किया है, लेकिन 2-3 जगहों पर फेल हुआ है। उधमपुर में पाकिस्तान के मुताबिक भारत का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसके बारे में भारत हमेशा शोखी मारता है, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है। पठानकोट एयरबेस पर इतनी बमबारी की गई है कि उसकी जो एयरफील्ड है वो डिमोलिश हो गई है और इस वजह से पठानकोट एयरबेस इनऑपरेटिव हो चुकी है। जालंधर में एयरबेस को निशाना बनाया गया है। अखनूर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह बर्बाद किया गया है। श्रीनगर में नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाया गया है। चंडीगढ़ में एक असलहा डिपो को तबाह किया गया है। इसके अलावा जम्मू, बारामूला और कश्मीर के जो दूसरे रीजन्स हैं वहां की मिलिट्री फैसिलिटीज पर अटैक किया गया है। सिसरा एयरबेस को तबाह बर्बाद किया गया है और मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर राजौरी में उसको भी बर्बाद किया गया है। और ये भारत के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने खुद कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने बहुत खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन डेफिनेटली वो डिनाई कर रहे थे बहुत सी चीज़ों के हवाले से। उन्होंने कहा कि S-400 को नुकसान नहीं पहुंचा। भारत के पास S-400 के 3 से 4 यूनिट्स हैं, जो 2 आई थिंक पाकिस्तान की तरफ उन्होंने लगाए हुए हैं और 2 चाइना की तरफ। तो पाकिस्तान के मुताबिक एक हमने तबाह बर्बाद कर दिया, JF-17 थंडर तैयारों का इस्तेमाल किया गया है। और भारत के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मिलिट्री ऑपरेशन में ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि पाक मिलिट्री ऑल्सो टारगेटेड एयर इंट्यूशंस यूजिंग ड्रोन्स एंड फायरिंग ऑफ हैवी कैलिबर वेपन्स अलोंग द LOC। और साथ ही भारत ये भी माना कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान के मुताबिक हमने फतह का इस्तेमाल किया है। फतह मिसाइल, जिसका थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बा किया था, ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी के अंदर से लॉन्च किया है भारत की तरफ। BBC के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की इतलात सुनी गई थी। लोकल्स के मुताबिक जम्मू के राजौरी टाउन के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे राजकुमार थापा, वो भी इस हमले में हलाक हुए हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना था कि ये पाकिस्तान की हैवी शेलिंग से हलाक हुए हैं। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये भारत की सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करवाता रहा है। मैं देख रहा था कि भारत के वो जर्नलिस्ट जो बड़ी चेस्ट थंपिंग कर रहे थे, भारत की सरकार को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर एक विजिबल पैनिक था। उनकी जो ट्वीट्स की टोन थी वो बदल चुकी थी और वो बता रहे थे कि दिल्ली में खौफ व हरास है, जम्मू में खौफ व हरास है, राजस्थान के कुछ एरियाज में लोग डरे हुए हैं। और हमने ये भी देखा कि भारत के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। बहुत से लोग इस बात का ये मतलब निकाल रहे थे कि देखो पाकिस्तान ने अब सख्त स्ट्राइक्स की हैं, एक डिसाइसिव एक्शन लिया है तो भारत बैकफुट पर चला गया है। पहले जब पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा था तो भारत पाकिस्तान को दिन ब दिन तंग कर रहा था, उनके एक्शंस में तेजी आ रही थी, वो मिसाइल दागना शुरू हो गए थे। और जब पाकिस्तान ने एक एक्शन लिया, अपनी एयरफोर्स को एक्टिव किया, आर्मी को एक्टिव किया, मिसाइल सिस्टम्स को एक्टिव किया, तो भारत भी बंदे का पुत्र बन गया है। तो उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया कि हम डीएस्केलेशन चाहते हैं। इसके साथ ही एक नया बयान भी आया है, वो कहते हैं कि जी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ। अब जो फ्यूचर में कोई दहशतगर्दी का हमला होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे। यानी अब भारत लगता है पीछे हट गया है। इसमें हमने देखा कि डिप्लोमेसी भी काफी हद तक एक्टिव हुई। यूएस और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने दोनों ममालिक से राब्ता किया और डी एस्केलेशन का कहा, और मार्को रूबियो ने तो डायरेक्टली आर्मी चीफ को ही कॉल खड़का दी। वैसे ट्रेडिशनली हमने ये चीज नहीं देखी कि यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ से एंगेजमेंट करे। वैसे बैकडोर चैनल पे तो उनके राब्ते रहते हैं, लेकिन पब्लिकली उन्होंने आसिम मुनीर से बातचीत की और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि अब आप डी एस्केलेट कर लें। थोड़े दिन पहले जेडी वैंस साहब कह रहे थे कि हमारा इस मामले से अब कोई ताल्लुक नहीं है, ये मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन अब चूंकि हाई स्पीड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है दोनों साइड से, तो यूएस अब एक्टिव हुआ है, अब सीरियस हुआ है। और इस सीज फायर को कंफर्म किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसहाक डार ने ट्वीट किया है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने ट्वीट किया है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ स्ट्रेंथ के थ्रू हासिल किया है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। पाकिस्तान ने अपनी पावर दिखाई है दुनिया को और अमेरिका मजबूर हुआ है, बीच में इंटरवीन किया है और उन्होंने मेक श्योर किया है कि ये दोनों बातचीत करें, सीज फायर करें। पाकिस्तान ने जब अपनी पावर दिखाई है तो अमेरिका एक्टिव हुआ है। अगर हम ये ना करते तो भारत हम पर अटैक करता रहता। भारत ने पाकिस्तान के इन हमलों को ब्लैटेंट एस्केलेशन करार दिया है, लेकिन भारत ने उसका कुछ नहीं बताया जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दागे हैं पाकिस्तान की एयर बेसिस पर।
इस हवाले से भारत की आर्मी का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो डेफिनेटली बहुत सी उन चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। जैसा कि वो क्लियर कट डिनाई कर रहे हैं कि S-400 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए हैं, लेकिन उनके मुताबिक बहुत से अटैक्स को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है, यानी रोक लिया है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन आबादियों को भी निशाना बनाया है जम्मू के अंदर, और उनके मुताबिक पाकिस्तान ड्रोन्स का भी बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रहा है जिनको भारत के एयर डिफेंस यूनिट्स गिरा रहे हैं। यानी ड्रोन्स अगर उन्होंने भेजे हैं तो हमने भी भेजे हैं। वो कहते हैं कि अमृतसर कैंट के ऊपर हमने बहुत से ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया है। इसके अलावा भारत का ये भी क्लेम है कि पाकिस्तान ट्रूप मोबिलाइजेशन कर रहा है, बॉर्डर पर अपने ट्रूप्स की तैनाती में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने ये बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है और इस एक्शन को लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। भारत में हिंदुत्वा लेड मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी थी और उनको पता नहीं कौन प्रवोक कर रहा था कि पाकिस्तान पीस ऑफ केक है, आप इजराइल हो, पाकिस्तान फ़लस्तीन है, आप कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन और केओस क्रिएट कर सकते हो। पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा ही खतरनाक रिस्पांस देकर भारत के अंदर खतरे की घंटियां बजा दी हैं, और ये रेटरिक की बात नहीं मैं कह रहा, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बात है। देखें भारत किस तरह बैकफुट पर गया और वो कह रहा है कि हम डीएस्केलेशन के लिए तैयार हैं और हम फ्यूचर में एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे किसी भी दहशतगर्दी के हमले को। यानी क्लियरली नजर आ रहा है कि भारत यहाँ पर पीछे हट गया है पाकिस्तान की ब्रूटल कार्रवाइयों के बाद। पाकिस्तान को चाहिए अपना ये अग्रेसिव पोस्चर मेंटेन रखे, क्योंकि ये वो मोदी सरकार है जो शायद यही जुबान समझती है। उन्होंने अपने लोगों को खुश करना होता है, वो फेक न्यूज़ फैलाई जा रहे हैं और इस बेस पर वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहे थे। भारत के अपने डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे थे कि ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है भारत का, सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को खुश करना है। तो भारत को इन मिस एडवेंचर से रोकने का यही तरीका था कि उनको एक डंडा दिया जाए जो पाकिस्तान आर्मी ने दिया है, जो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। और जो फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया पर जिस तरह पाक आर्मी के साथ लोग खड़े हुए हैं, उसने 1965 के किस्सों की याद दिला दी है जो हम मुताला पाकिस्तान में पढ़ा करते थे। जाहिर हो गया कि वो बातें झूठ नहीं थी कि जिस तरह लाहौरिये निकल आए थे लाहौर का दिफा करने, आज भी हमने वही मनाजिर देखे हैं। हमने देखा किस तरह पिंड के लोग अपनी राइफल्स के जरिए पाक आर्मी के जवानों के साथ मिलकर ड्रोन्स को गिरा रहे थे। जब पाकिस्तान मिसाइल लॉन्च कर रहा था वहां पर भी बाबे बैठे हुए थे। तो जंग के मौके पर पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है और ये यूनिटी बहुत ज़रूरी थी। भारत को एक बड़ा ही तगड़ा मैसेज गया है। ये पाकिस्तान ने एस्केलेशन लैडर पर चढ़ाई नहीं की बल्कि भारत के मिस एडवेंचर्स का जवाब दिया है और टाइमली वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट किया है। जो मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल रहे थे, आउट ऑफ बैलेंस हो रहे थे, स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था, वो पाकिस्तान ने रिक्रिएट किया है, उसको रीस्टैब्लिश किया है इस जवाबी कार्रवाई से। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दोनों साइड्स की तरफ से माइंड गेम्स भी खेली जा रही हैं। कल रात तक जब ये एस्केलेशन नहीं हुई थी और पाकिस्तान मिलिट्री ने पूरी तफसीलात दी थी कि हमने किस तरह भारत के तैयारे मार गिराए हैं और पाकिस्तान उस वक्त रिटेलिएशन की बातें कर रहा था, तो भारत वहां पर INS विक्रांत के जरिए पाकिस्तान को धमकी दे रहा था, एक माइंड गेम खेल रहा था जिसको वेस्टर्न जरीदे भी लिखना शुरू हो गए थे कि INS विक्रांत तैयार बैठा है, सिर्फ 300 माइल्स की दूरी पर है कराची से, यानी वो तैयार बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता है, पाकिस्तान भी वो अग्रेसिव पोस्चर दिखाता है। पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली, वो मीटिंग अभी तक तो नहीं हुई लेकिन ये माइंड गेम्स दोनों तरफ से जारी थी। दोनों अपने अपने टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है। लेकिन इस पूरी एपिसोड के बाद आपको क्या पता चलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एपिसोड ख़त्म हो गई है, लेकिन ये ग्लोबल मीडिया भी अब लिख रहा है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत को हुआ है। टेक्टिकल लेवल पर तो आप नुकसान गिनना शुरू करें वो तो पूरा दिन लग जाता है उस पर, लेकिन अगर आप एक छोटी सी बात देखें ना कि भारत को स्ट्रेटेजिक लेवल पर कितना नुकसान हुआ है, जो भारत अपना एक पोस्चर क्रिएट कर रहा था इस रीजन में कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं चाइना का कंपेटिटर हूँ, जो जिस तरह यूएस इनको इम्बोल्डन कर रहा था फाइटर जेट्स के जरिए, उधर से रूस से इन्होंने लिए हैं S-400, फिर यूएस जिस तरह इनकी नेवी को मॉडर्नाइज करने में मदद दे रहा है, इनको एडवांस सैटेलाइट सिस्टम दिया इनको चाइनीज़ के खिलाफ था इस्तेमाल, ये पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, तो हर तरह का एडवांस इक्विपमेंट दिया है भारत को। भारत ने राफेल तैयारे खरीद लिए,
एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, S-400 जैसा एडवांस वेपन सिस्टम ले आए, लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों की मौजूदगी में भारत को एक ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है और इनका जो एक स्ट्रेटेजिक पोस्चर था उसको डिस्टर्ब किया है। जो ये समझ रहे थे कि हम अब हैं ताकतवर और हम तो अब चाइना के कंपेटिटर हैं, पाकिस्तान किस खेत की मूली है, तो पाकिस्तान ने बता दिया है कि आज भी हमारे सारे वेपन सिस्टम्स आपके लिए ही हैं। और पाकिस्तान पहले भी कहता रहता है कि जितना यूएस भारत को इम्बोल्डन करेगा उतना ही इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर खराब होगा, स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। मतलब पाकिस्तान को भी दिफा पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है जब एक बड़ा चंक दिफाई बजट में लग जाता है, क्योंकि हमें ये मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को तगड़ा करने की ज़रूरत है ताकि डिफेंस बजट भी बड़ा हो जाए, ताकि हर चीज़ आपकी इतनी खुली हो, हर किसी को अपना अपना शेयर मिले। पाकिस्तान ने इन चैलेंजेस के बावजूद भारत को मिलिटरीली डोमिनेट होने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस एपिसोड के बाद दुनिया लिखेगी और दुनिया लिखना शुरू हो गई है कि भारत के वो जो ख्वाब थे वो फिर अधूरे के अधूरे रह गए। 2019 में कह रहे थे कि जब हमारे पास ये होगा हम तब ये कर लेंगे, ये होगा तो ये कर लेंगे, वो सब कुछ आकर भी कुछ ना कर सके और पाकिस्तान जो इनसे 4 गुना छोटा मुल्क है उसने ही इनको सबक सिखाया है। मतलब जिस ये ऑरा में थे, जिस ये फैंटेसी में थे, जो ये सोच रहे थे कि जी हम तो पता नहीं क्या नेक्स्ट लेवल कोई सुपर पावर बन गया और पाकिस्तान तो कोई कीड़ा मकोड़ा है, शैटर कर दिया पाकिस्तान ने इनके इन एम्बिशंस को, इन वेट ड्रीम्स को। एयर डोमेन में टोटल सुपीरियोरिटी पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश की है। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट कर लिया है भारत के खिलाफ, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आउटकम है पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, क्योंकि इन वेपन्स को टेस्ट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। दोनों साइड्स ने टेस्ट किया है और इस एपिसोड से हमें मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स का पता चलता है कि किस तरह जंगें चेंज हो रही हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर के सारे तरीके अब मॉडर्न वॉरफेयर में तब्दील हो रहे हैं, जिसमें कई चीज़ें हैं जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर हमले करना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करना, साइबर अटैक्स करना, मीडिया वॉरफेयर, मॉडर्न रेडार सिस्टम्स और मॉडर्न फाइटर जेट्स और सबसे ज़रूरी चीज़ ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो अपने हदफ तक जाती हैं और उसको तबाह करके ही दम लेती हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक डिसाइसिव वेपन का किरदार अदा कर रही हैं, जो हमने आज़रबाईजान जंग में भी देखा है और इजराइल भी इनको यूज़ करता है। ये सारी चीज़ें मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा हैं जिसमें कन्वेंशनल टैक्टिक्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है और जितना आपके पास एडवांस वेपन सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा आपका दिफा मजबूत होगा। आज ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि आपके पास कितनी आर्मी है, आज ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है, आपके ड्रोन्स किस हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, आप किस हद तक दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर सकते हो, जो पीएफ ने किया है। यह है न्यू वॉरफेयर, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और जिसके बारे में हम बात करते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में भी। जब मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये मामला अभी यहाँ पर थमा नहीं है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। क्या चीज़ यूज़ हुई है, क्या चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल रही है और कौन सी चीज़ फेल हुई है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और जो फैक्ट्स आते जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। इंडिया के रीजनल हेजिमोनिक एम्बिशंस को आज पाकिस्तान ने तार तार करके रख दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फतह है, जिसने पूरी दुनिया की जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को चेंज करके रख दिया है। और आज ईस्टर्न और वेस्टर्न एनालिस्ट भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने क्या नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं इस वॉरफेयर में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत इसका बदला लेगा या आपके ख्याल में भारतीय बयानात से जो लगता है भारत पीछे हट चुका है। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस रीजन में भारत के एग्रेसिव पोस्चर को सीरियसली डेंट किया है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।